जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। मैं नितिन मिश्रा, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने ग्रामर सेक्शन के सबसे अहम सबसे खास टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशंस। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम शुरू करने वाले हैं विद आई गेस बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और डिस्कशंस हम इस क्लास में ऐड करेंगे जो कि आप सभी के एकेडमिक लेवल को इंक्रीज करेगा। मैंने आपको इसके पहले 2 क्लासेस में कुछ बातें शेयर की हैं, साझा की हैं, और मैंने आप सभी को यह बात बहुत क्लियरली बताई है कि इंग्लिश ग्रामर is so practical that a student can learn everything just by experiencing the language। और इसीलिए मैंने हमेशा अपना फोकस रीडिंग पर यानी न्यूज़पेपर रीडिंग पर आपको देने के लिए कहा है। आप सभी के कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी आप सभी सेशन में जुड़े। गाइज, इस सेशन में आप सभी का साथ इसी प्रकार बना रहे। फिलहाल आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सम मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो गाइज, कहां से प्रेपोजिशन का ख्याल आया, यहां से शुरुआत करेंगे। जहां प्रेपोजिशन का पहली बार नाम आया वो हिस्सा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा टर्म आपको ग्रामर में बताया ही नहीं जाता तो शायद आप प्रेपोजिशन के बारे में कभी सुनते ही नहीं। आप सभी जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टर्म आपको नजर आता है, दैट इज प्रेपोजिशंस। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, यस और नो, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, तो गाइज ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें गाइज एक पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन के नाम से जानी जाती है, जो कि आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन का टॉपिक है। आज हम इसी प्रेपोजिशन पर डिस्कशन करने वाले। क्या होती है प्रेपोजिशन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी शायद बहुत क्लियर आइडिया ना हो। अगर आप आंसर भी दोगे, दैट विल बी जस्ट अ स्टेटमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु फील क्लियरली द speculation of prepositions when used in the sentence। So guys, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और मैं आपको आज प्रेपोजिशन के बारे में बहुत खास बातें बताने वाला हूं। आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कर दूं। इस सेशन के माध्यम से आप सभी प्रेपोजिशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन सेंटेंस में क्या ऐड करता है, किस प्रकार के चेंजेस लाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी आज की क्लास को आप बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन कह सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहली बात है डेफिनेशंस। नोट डाउन कर लेना। मैंने आपसे कहा है कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। A preposition sits before a noun to link to a nearby words। यानी कि आप कह सकते हो कि preposition वाक्य में नाउन को उसके नियर बाय शब्दों से लिंक करने का, जोड़ने का काम करती है। इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन हो सकती है। प्रेपोजिशन सेंटेंस में नाउन के पहले आती है, नाउन को नियर बाय शब्द से लिंक करती है, जोड़ती है। तो गाइस, आपको यह क्लैरिटी मिली कि ओके, एक बात तो तय है, प्रेपोजिशन नाउन के पहले आएगी, यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रेपोजिशन के द्वारा किसी नियर बाय शब्द से एसोसिएट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी प्रेपोजिशन एक लिंकिंग वर्ड है
जो कि अपने बाद आने वाले नाउन को नियर बाय शब्दों से जोड़ने का कार्य करती है। इज दिस क्लियर? तो गाइज अगर हम आगे बढ़ जाएं और प्रेपोजिशन के बारे में और डिटेल में हम थोड़ी चर्चा करें और जानना चाहें कि भाई प्रेपोजिशंस आखिर किस प्रकार सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, तो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है कि द प्लम्स ऑन द बॉक्स। यहां पर बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर प्लम रखा हुआ है। यस और नो? आप अगर ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके सेंटेंस में यहां पर ये जो प्रेपोजिशन है ऑन, ये नाउन के पहले आई है। एज पर दी डेफिनेशन इट ऑलवेज सिट्स बिफोर अ नाउन, और नियर बाय शब्दों से उसको लिंक करने का काम कर रही है, यानी ये प्लम से इस बॉक्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो ऑन है बॉक्स को प्लम से जोड़ रहा है, बॉक्स को लो प्लम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो गाइस ये बहुत क्लियरली समझा जा सकता है कि जो प्रेपोजिशंस हैं वो अपने बाद आने वाले नाउन को नियर बाय वर्ड्स से लिंक करने का काम करती हैं। अब गाइस ध्यान से देखें, यहां पर ये जो ऑन है प्लम को बॉक्स से जोड़ने का काम कर रही है, प्लम्स को बॉक्स से जोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए ऑन को हमने क्या कह दिया? प्रेपोजिशंस कह दिया। नोट डाउन करते रहना बेटा। गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। आज की क्लास आप सभी के लिए उन क्लासेस में से एक होगी गाइस जो आप सभी को प्रेपोजिशन का बहुत स्पष्ट आइडिया दे रही होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी एक क्लास में आज से पहले कभी हुई होगी। हालांकि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं दावा नहीं ठोकता, पर यह बात मैं जानता हूं, ये जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं दैट इज माय रिसर्च, और आपका रिसर्च यानी आपका काम यूनिक होता है। दैट इज वाई मैं इस दावे को इतना मजबूत समझता हूं। तो गाइज बात ये हो रही है कि अभी हमने एक एग्जाम्पल ऑन पर देखा था जहां पर आपने एक वर्ड प्लम्स को प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन से जोड़ा और आपने समझा ओके प्रेपोजिशन अपने बाद वाले नाउन को नियर बाय शब्दों से जोड़ती है। एग्जाम्पल नंबर 2, द एप्पल बिहाइंड द सिलेंडर। यहां एक सिलेंडर है, एक एप्पल है, बिहाइंड आप देख सकते हैं ये सिलेंडर और ये एप्पल जोड़ा जा रहा है यूजिंग बिहाइंड। तो गाइज इस प्रकार प्रेपोजिशन वाक्य में अपना एक अहम रोल प्ले करती है। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, सबको समझ आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी कि भाई प्रेपोजिशन सिट्स बिफोर अ नाउन टू लिंक द नाउन टू अ नियर बाय वर्ड। सभी को क्लियर है? अब गाइस एक एग्जाम्पल और देख लो, थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल ले लेता हूं। अभी तक के एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट थे, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे सेंटेंसेस में बता रहे हो, कुछ बड़े सेंटेंस में बताओ। तो गाइस बड़े सेंटेंस में देखो, शी टॉट योगा ऑन द बीच एज द सन फेल बिलो द होरिजोन। तो गाइज यहां पर दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। पहली प्रेपोजिशन है ऑन, जो अपने बाद आने वाले नाउन बीच को सेंटेंस के नियर बाय शब्द वर्ब टॉट से जोड़ने का काम कर रही है। इसी तरीके से एक और प्रेपोजिशन बिलो यहां पर दी गई है जो होरिजोन नाउन को फेल वर्ब से जोड़ने का काम कर रही है। यानी कहानी बहुत क्लियर है, प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाली नाउन को नियर बाय शब्दों से जोड़ने का काम करती है। इज दिस क्लियर? और ये जो जोड़ने का काम करती है का मतलब ये है अपने बाद वाले नाउन का नियर बाय वर्ड से संबंध बताती है। एग्जाम्पल मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर अगर आप ये पूछो कि सर ये ऑन प्रेपोजिशन है, ये बॉक्स को प्लम्स से कैसे जोड़ रही है,
जोड़ने का अर्थ है, जोड़ने का अर्थ है संबंध बताना। तो गाइज बॉक्स और प्लम के बीच का संबंध बता रही है प्रेपोजिशन, तो फिर इस प्रकार इसने जोड़ दिया। चाहे जोड़ना कहे चाहे संबंध बताना कहे, बात बराबर है। उसी प्रकार से ये जो एप्पल है कहां है, आप संबंध बता रहे हो, जो एप्पल है ना सिलेंडर के पीछे है, आपने संबंध बताया। यही प्रीपोजिशन है जो कि नाउन का अन्य नियर बाय शब्दों से संबंध बताती है। संबंध बताने को ही हम जोड़ना कहते हैं। गाइस बीच को ऑन वर्ब से जोड़ रही है, यहां नाउन से जोड़ी थी, यहां वर्ब से जोड़ रही है। यानी प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन को किसी भी चीज से जोड़ सकती है। अन्य नाउन से जोड़ सकती है, वर्ब से जोड़ सकती है, एडजेक्टिव से जोड़ सकती है, एडवर्ब से जोड़ सकती है। प्रेपोजिशन अपनी बाद आने वाले नाउन को किसी भी शब्द से जोड़ सकता है। बिलो के बाद फिर से नाउन आया और ये इस बार वर्ब से फेल से जुड़ गया। सभी को क्लियर है? अब गाइस आप यहां पर देख सकते हो कि अ प्रीपोजिशन सिट्स बिफोर अ नाउन टू लिंक इट टू अ नियर बाय वर्ड। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप एक बात और समझ पाओगे, कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वेयर इज द प्लम्स, यानी आप ये बता रहे हो कि प्लम्स कहां हैं। यानी प्रेपोजिशन पोजीशन बताती है, प्रेपोजिशन स्थान बताती है। एक ये भी शिक्षा आप इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं। आप अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहां भी बताया जा रहा है एप्पल कहां है, यानी आप बता रहे हो वेयर इज द एप्पल, एप्पल बिहाइंड द सिलेंडर, है ना। आप एप्पल की पोजीशन यानी स्थान बता रहे हो। आप अगर यहां पर देखें तो यहां भी प्रेपोजिशन बेसिकली स्थान बता रही है कि वो सिखाती कहां है, ऑन द बीच, वो बीच में सिखाती है, समुद्र के किनारे सिखाती है। सन कहां डूबता है, होरिजोन, यस और नो। एंड दिस इज हाउ आप इजीली ये बात क्लियर कर पाओगे कि ओके सर, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं। प्रेपोजिशंस बेसिकली नाउन के पहले आकर उस नाउन को अन्य दूसरे शब्दों जैसे वर्ब, अन्य नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि से जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का अर्थ संबंध बताने से है, अर्थात प्रेपोजिशंस उनके संबंध बताती है। आमतौर पे प्रेपोजिशन स्थान या पोजीशन बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेपोजिशन हमेशा स्थान बताती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये जो इन प्रीपोजिशन है स्थान बताएगी, ऑन स्थान बताएगी, एट स्थान बताएगी, नियर स्थान बताएगी, बाय स्थान बताएगी, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, ये सब क्या है, पोजीशन है, ये स्थान बताएंगे। और गाइज ये बताएंगे कि वो नाउन कहां है जिसको आप प्रेपोजिशन से लिंक करना चाहते हैं। जिस नाउन को आप इस प्रीपोजिशन के बाद लिखेंगे वे नाउन कहां है, इसका जवाब ये प्रीपोजिशन दे रही होंगी। यानी प्रीपोजिशन वेयर का आंसर करते हैं, यानी प्रेपोजिशंस स्थान के बारे में बताता है। क्या सभी को क्लियर है गाइस? अब गाइस यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज किया हूं। आप इस एग्जाम्पल को जब रीड आउट करोगे तो आपको एक बात क्लियर होगी कि ओ नो, क्या प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ प्लेस बताती है? नहीं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में प्रेपोजिशन प्लेस नहीं बता रही है। इस एग्जाम्पल में प्रेपोजिशन टाइम बता रही है। ईट योर पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द शो। ये जो ड्यूरिंग है ये वो टाइम है जिसके भीतर आपको अपने पॉपकॉर्न्स को खा लेना है। क्या सभी को क्लियर हुआ? दैट बेसिकली मीन्स प्रेपोजिशंस प्लेस बताती हैं, लेकिन प्लेस के अलावा टाइम भी बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट योर पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द शो। अगेन आप देखोगे कि ये अभी भी सेम पर्पस
सॉल्व कर रही है। ड्यूरिंग के बाद एक नाउन आया है, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, और ये प्रेपोजिशन इस नाउन को नियर बाय वर्ड, यहां पर वर्ब से जोड़ने का काम कर रही है। प्रेपोजिशन नाउन को नियर बाय वर्ड्स, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन से जोड़ने का काम करती है। अब गाइस, हो सकता है देखने में बहुत सारी प्रीपोजिशन सिमिलर हो, पर उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इन अ मंथ, ऑन द डे, एट 11 o'clock, बाय नून, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर। अब ये सभी प्रेपोजिशंस व्हेन का आंसर करेंगे, यानी ये टाइम बताएंगे। अगर आप ये सोचो कि सर अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन सीखी। प्रेपोजिशंस अपने बाद वाले नाउन को नियर बाय शब्दों से जोड़ती है, उनके बीच का संबंध बताती है। संबंध कैसा? या तो स्थान का संबंध बताएगी, या तो समय का संबंध बताएगी। ये बातें हमने जानी। अब गाइस ध्यान से देखें, अगर मैं कह देता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, क्लब का प्रेसिडेंट, ये ना तो टाइम है और ना ही प्लेस है यार, ये कुछ और ही है। मशीन्स फॉर कटिंग ग्रास, ये ना तो टाइम है ना तो ये प्लेस है, ये तो फंक्शन है। स्पोक विद कॉन्फिडेंस, अगेन ये ना टाइम है ना ये प्लेस है, पोजीशन है, ये तो मैनर है। यानी कि याद रखो, प्रेपोजिशंस ना केवल वेयर और व्हेन, यानी प्रेपोजिशन ना केवल पोजीशन, प्लेस, बल्कि टाइम, इसके साथ साथ ये भी बताती है हु, वाई और हाउ। यानी प्रेपोजिशंस कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के बारे में, रीजन के बारे में और काम करने के तरीके यानी मैनर के बारे में भी बात करती है। ये वेयर और व्हेन के अलावा हु, वाई, हाउ, हु, वाई, हाउ ऐसा रिलेशन भी बताती है। क्या अब हम समराइज कर लें इसको? आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। मेरे टीचर नितिन मिश्रा ने बताया, प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के नियर बाय शब्दों से जोड़कर उनके रिलेशन बताती है। कौन से रिलेशन? रिलेशन ऑफ वेयर, रिलेशन ऑफ व्हेन, रिलेशन ऑफ हु, रिलेशन ऑफ वाई, रिलेशन ऑफ हाउ। ये सारे रिलेशन प्रेपोजिशंस बताती है। गाइज, I have, I guess, told you a lot of things right now. I would like to be quiet for a moment and will ask you and will keep an eye on your comments whether you get my point clearly 100% or you have any doubt. If you have any doubt, I'll be repeating my concepts again. So guys, I hope and expect that you got every bit what I have told you and taught you. Moving further, अब गाइज यहां पर ध्यान से देखो, प्रीपोजिशन, अभी हम आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रो है प्रेपोजिशन का। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पोस्टमार्टम कर रहे हैं। प्रेपोजिशन के बारे में हर कुछ जानेंगे जो एक स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। So guys, a prepositional phrase is made up of a preposition and object of preposition including any modifiers. अभी
अगर आप YouTube के मेरे फॉलोअर हो, अगर आप YouTube सेशन देखते हो, मैंने बीते कल मॉडिफायर के बारे में चर्चा की है। अगर नहीं देखा है बेटा तो देख लेना। मैंने आप सभी से कहा है कि YouTube के सेशंस भी मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे देखेंगे, आपके लिए जिम्मेदारी है। अभी हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशंस की, अब अचानक से शब्द बदल गए, जज्बात बदल गए और एक टर्म आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो गाइज अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लें, प्रेपोजिशनल फ्रेज। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। अभी जितनी बातें हमने प्रेपोजिशन के बारे में कही है वही सेम बातें यहां भी लागू होंगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इससे पहले हमें यह जानना होगा फ्रेज क्या होता है। तो गाइस फ्रेज बेसिकली शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर वर्ब और सब्जेक्ट हो ऐसा शब्दों का समूह क्लॉज कहलाता है, और केवल एक शब्द होने पर उसे हम वर्ड करते हैं। यानी कहानी बहुत सरल है, एक शब्द तो वर्ड, एक से अधिक शब्द जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो फ्रेज, एक से अधिक शब्द जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे क्लॉज कह लेते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज का अर्थ है इसमें प्रेपोजिशन के अलावा एक शब्द और होगा, तभी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेंगे, और उसे हम प्रेपोजिशन ना कहकर, क्योंकि वो एक शब्द का नहीं है, एक से ज्यादा शब्द से बनाए, हम उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कह दें। ध्यान से देखो, कह रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक तो प्रेपोजिशन होती है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी उस प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में एक मॉडिफायर भी हो सकता है। कहानी बहुत सरल है, मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। वही एग्जाम्पल जो हमने अभी कुछ देर पहले इस क्लास में लिया था, वही एग्जाम्पल जो हमने कुछ देर पहले लिया था, उसी को गाइस दोबारा दोहरा रहा हूं। तो गाइस ध्यान से देखो, आपने कहा कि प्रेपोजिशन यहां पर ऑन है, और ऑन दरअसल एक वर्ड है। ऑन को कह दिया प्रेपोजिशन, ऑन प्लस बॉक्स, ऑन प्लस द प्लस बॉक्स, इन तीनों को आप क्या कहोगे, इन तीनों को हम कह देंगे फ्रेज। नहीं समझे? केवल ऑन एक प्रेपोजिशन है, परंतु ऑन प्लस द प्लस बॉक्स ये तीनों शब्द मिलकर जहां पर एक प्रेपोजिशन होगी, ऑन प्रेपोजिशन है, एक ऑब्जेक्ट होगा, बॉक्स ऑब्जेक्ट है, और एक मॉडिफायर भी होगा, आर्टिकल द मॉडिफायर है। यही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। केवल ऑन को हम प्रेपोजिशन कहेंगे, लेकिन अगर मुझे ऑन द बॉक्स इन तीनों को कोई नाम देना हो, इन तीनों को मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाम दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। गाइस क्या आप सभी को क्लियर हुआ? गाइस क्या आप सभी को क्लियर हुआ? बहुत छोटी पर प्यारी बात बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप सभी को यह प्रयास समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि केवल ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये प्रेपोजिशन है, परंतु प्रेपोजिशन के बाद चूंकि एक नाउन आता ही आता है, तो ये पूरा तीनों का तीनों जो टर्म है टुगेदर आप इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। इसमें ऑन प्रेपोजिशन है, बॉक्स उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल द मॉडिफायर है।
सभी को क्लियर है गाइस? अब इसके दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। ईट योर पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द शो। यहां पर ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग प्लस द प्लस शो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट भी है, इस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट और एक मॉडिफायर भी इंक्लूड है, तो इन तीनों को ही आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। सभी को क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहां पर आप सभी प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज आइडेंटिफाई करो। आप देख पाओगे गाइस कि यहां पर ऑन, अबाउट, विद और ड्यूरिंग ये सभी प्रेपोजिशंस हैं, यस और नो। लेकिन ऑन प्लस द बॉक्स, अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अबाउट मर्लिन प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। विद आवर फिंगर्स प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ड्यूरिंग द फाइनल शो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आप मुझे बताओ अभी तक की जो बात है, प्रेपोजिशन क्या होता है? आपको ये मैंने बताया प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ये दो बातें मैंने अभी तक बताई हैं, आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। गाइस सेशन को आप सभी प्लीज ध्यान से अटेंड करें, और जब भी कोई क्वेश्चन आपको उठता हो, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नितिन मिश्रा VNS है, आपके पास व्हाट्सएप पे मैं कनेक्टेड हूं 9889601589। अपने सभी डाउट, सभी क्वेरीज को बेझिझक मुझ तक पहुंचाएं, और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के सभी मैसेजेस का रिप्लाई करूं। मैं हर बच्चे के लिए मेहनत करता हूं बेटा, आप धीरे धीरे मेरे स्वभाव को जान पाएंगे। अभी तक की बात अगर क्लियर है तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें पास मी द प्लम्स ऑन द बॉक्स। अगर इस वाक्य को ध्यान से देखें तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि सेंटेंस में फ्रेज है ऑन द बॉक्स, इस सेंटेंस में फ्रेज है अबाउट मर्लिन, और ऑन द बॉक्स में बेसिकली आप प्लम्स का बॉक्स से रिलेशन बता रहे हैं वेयर का। अबाउट मर्लिन में आप बेसिकली हु, हाउ और वाई का आंसर कर रहे हैं। ये दोनों ही कहीं ना कहीं इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, क्या ऑन द बॉक्स जो फ्रेज है, यहां पे देखो, ये जो ऑन द बॉक्स फ्रेज है ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? अभी जो मैं बात शुरू कर रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर सुने बेटा। हमने जो अभी तक बातें जानी वो ये जानी कि प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन को, यानी अपने बाद आने वाले नाउन को, यानी द बॉक्स को सेंटेंस में नियर बाय शब्द से जोड़ता है, और नियर बाय शब्द हमको मिला प्लम्स। प्लम्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। हम कह सकते हैं ऑन द बॉक्स, ये जो फ्रेज है इसमें जो ये प्रीपोजिशन है और ये जो मॉडिफायर और नाउन है, ये बेसिकली प्लम्स के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर मैं बोलूं कि पास मी द प्लम्स, कौन सा प्लम्स, तो आप कहोगे मैं उस प्लम के बारे में बात कर रहा हूं जो कि बॉक्स के ऊपर रखा है। क्या ऑन द बॉक्स, क्या ऑन द बॉक्स आप मुझे बताओ किसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्लम्स के बारे में बता रहा है या नहीं? नाउन के बारे में बता रहा है या नहीं? जवाब है हां। तो याद रखो यहां पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दरअसल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? कैसे? क्योंकि ऑन द बॉक्स एक फ्रेज के रूप में प्लम्स कहां रखा है इसकी जानकारी दे रहा है, नाउन के बारे में डिटेल कर रहा है।
तो इसको हमने एडजेक्टिव कह दिया। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखें, अबाउट मर्लिन, तो ये भी किताब के बारे में हमको जानकारी दे रही है। कौन सी किताब, किसकी किताब? वो किताब जिसमें मर्लिन के बारे में बताया गया है। तो ये बुक की क्या कर रही है? ऑब्वियसली ये बुक के बारे में बता रही है। नाउन को क्वालिफाई कर रही है कौन? अबाउट मर्लिन। इसलिए अबाउट मर्लिन इस वाक्य में इस किताब के बारे में बताते हुए एडजेक्टिव का काम कर रही है। कहानी कितनी पेचीदी है बेटा, ये कॉन्वर्सेशन बहुत पेचीदा है। आपने अभी तक एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ा है जो कि विशेषता बताते हैं, परंतु अगर मेरे कल का YouTube का वीडियो आप देखेंगे तो आप आज के कॉन्वर्सेशन को समझ पाएंगे कि मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर का काम कर सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन के बारे में व्याख्या दे सकता है, बता सकता है, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का, एडवर्ब का कार्य कर सकता है। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो पहला और दूसरा सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन के बारे में बताकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्वेश्चन उठता है, क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव हो सकता है? जवाब है यस। इस प्रकार के प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव को मॉडिफायर या एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। गाइस आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। वी एट राइस विद आवर फिंगर्स, यहां पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है दरअसल ये आपको ये जानकारी दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने यानी हमने चावल किस ढंग से, किस तरीके से खाया, यानी ये वर्ब 8 को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब 8 को मॉडिफाई कर रहा है। अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्ब को व्याख्या दे, वर्ब को मॉडिफाई करे, तो ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। क्यों एडवर्बियल है? क्योंकि ये वर्ब के बारे में संबंध बता रहा है। यहां पे प्रेपोजिशन नाउन से संबंध बता रही है, यहां पे प्रेपोजिशन वर्ब से संबंध बता रही है, इसलिए इसको आप एडवर्बियल फ्रेज कह देंगे। इसी प्रकार से ड्यूरिंग द फाइनल शो में भी आप ध्यान से देखें तो आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कब? समय बता रहे हैं, किस चीज का? खाने का समय, खाने का समय, वर्ब का समय, यानी ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेज को दो नाम दिया जाता है, या तो आप इसे मॉडिफायर कह दें या तो आप इसे एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेज कह दें। गाइस मैंने अभी तक 4 बातें आपको बताई। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज करता क्या है, ये किसी को मॉडिफाई करता है, जिससे संबंध बताया जाता है उसी को मॉडिफाई करता है। नाउन से संबंध बताएंगे तो नाउन को मॉडिफाई करेगा यानी विशेषण का काम करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब का काम करेगा। ये बातें मैंने आपको अभी तक बताई। आप मुझे बताओ कि क्या आपको अभी तक की जानकारी एकदम सटीक समझ आई या नहीं आई। अब गाइस यहां पर अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो डिस्कशन अभी किया हूं वो एक बेस था। अब चूंकि हमको प्रेपोजिशन पे गहराई से जाके पढ़ना है, सो विल हैव सम अनदर डेफिनेशन व्हिच इज directly derived from its literal meaning. Preposition as per its literal meaning suggest, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो शायद आप इसे प्री प्लस पोजिशन कह सकते हैं, यस और नो। तो आप कह सकते हैं प्रीपोजिशंस precede words to link them
नियर बाय वर्ड्स। ये डेफिनेशन तो अब हमको एकदम कंठस्थ हो गई। प्रेपोजिशन उस शब्द के या नाउन के पहले आकर उसे नियर बाय शब्दों से लिंक करती है, और लिंक करने का मतलब है व्हेन, वेयर, वाई, हु, हाउ, ऐसा आंसर करती है। अबव, अबाउट, बिलो, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, ऑफ, टू, until and with are the common prepositions, जो कि एक कॉमन preposition के तौर पे हम जानते हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखा जाता है। There are lots of other भी हैं, बहुत सारी prepositions और भी हैं। Lots of preposition precedes words to tell us where and when, पर इसके अलावा आप जानते हो where and when के अलावा भी बहुत सारी बातें बताती हैं, जैसे what, how, who and I guess why। तो गाइज एक एग्जाम्पल यहां पे और मैं आपकी ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए रख रहा हूं कि भाई अगर हम यहां पर देखें द एप्पल ऑन द प्लेट, तो ये जो ऑन है इस प्लेट को एप्पल से जोड़ रहा है, तो प्रीपोजिशन क्या हुई? ऑन। लेकिन आपके पास इस प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट भी है, प्लेट, तो प्रेपोजिशन प्लस प्लेट, आप इन तीनों टर्म को क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बता रहे हैं? एप्पल के बारे में बता रहे हैं, तो यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। द नॉइजेज एट नाइट, ये जो एट नाइट है दरअसल ये नॉइजेस को लिंक कर रहे हैं, यस और नो। और इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि प्रेपोजिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आपका इंटरेस्ट अब तक स्टैब्लिश हो गया होगा। गाइज अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया। आप देख पा रहे होगे मैं किताबी ढर्रे से नहीं पढ़ाता। आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उनके माइंडसेट को रीड करके जो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होती है आई ऑलवेज पुट फॉर यू। अब गाइज एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन जो समय बताते हैं, जो प्लेस बताते हैं, उनकी बात करेंगे। आपने यहां पर एप्पल की पोजीशन बताई, तो एग्जाम्पल जहां पर वेयर का भाव निकलता है पहले इंडिविजुअली देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन कैसे स्थान का यानी पोजीशन का भाव व्यक्त करती है। द कैट ऑन द टेबल इज कॉल्ड टोबे। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर प्रेपोजिशन ऑन है और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट टेबल है और एक मॉडिफायर द दिया हुआ है। तो ये जो ऑन द टेबल हो गया ये एक हो गया फ्रेज। अब देखो ध्यान से, बेसिकली ऑन द टेबल ये बता रहा है इस बिल्ली, इस कैट का स्थान कहां है, ये बिल्ली कहां है, यानी ये वेयर के बारे में बता रहा है। और बता रहा है वेयर द कैट इज, वेयर द टोबे इज। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आवर लॉरी इज स्टक एट द ट्रैफिक लाइट्स। अगर आप यहां पर देखें तो प्रेपोजिशन है एट, ऑब्जेक्ट है लाइट्स, इसको आपने एक एडजेक्टिव मॉडिफायर दिया हुआ है ट्रैफिक, इसको आपने एक डिटरमाइनर दिया हुआ है द, तो एट द ट्रैफिक लाइट्स बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बेसिकली हमें इस लॉरी के बारे में जानकारी दे रहा है। लॉरी कहां पे है? एट द ट्रैफिक लाइट्स, इसलिए आप कह सकते हो ये हमको लॉरी के बारे में बता रहा है कि वेयर द लॉरी इज। इस प्रकार जो प्रेपोजिशंस वेयर बताती हैं को हम प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन कहते हैं। आपने यही चीज किताबों में पढ़ी होगी, मैं आपको इसे साबित करके बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं। जो प्रीपोजिशंस वेयर का भाव उत्पन्न करती हैं उनको हम प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन या प्लेस कहते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ गाइस? क्या सभी को क्लियर हुआ गाइस?
थैंक यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगले हिस्से पे जाते हैं। अब कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो हमको व्हेन यानी समय का भाव उत्पन्न करती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। एग्जाम्पल देखो, द मीटिंग ऑन संडे, द मीटिंग और सैटरडे। द मीटिंग ऑन सैटरडे में प्रेपोजिशन है ऑन, ऑब्जेक्ट है सैटरडे, फ्रेज बन गया ऑन सैटरडे। इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बता रही है? मीटिंग के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? कि व्हेन द मीटिंग इज, कि मीटिंग कब है। यानी आप देख सकते हो यहां पर इसे आप टाइम बताने वाली प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कह सकते हो। द बेल रिंग एट 7 o'clock, एट हो गई प्रेपोजिशन, 7 o'clock हो गया नाउन, एट 7 o'clock हो गया फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ऑब्वियसली ये क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है बेल रिंग को, सॉरी क्षमा करना, ये क्वालिफाई कर रहा है रिंग को। अब आप चूंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसको आप एडवर्ब फ्रेज कह देंगे, आप इसको एडवर्ब फ्रेज कह देंगे। और ये बता रहा है व्हेन द एक्शन विल ऑकर, व्हेन द बेल विल रिंग, एक्शन कार्य कब होगा। तो ये एडवर्बियल फ्रेज बना, ये प्रीपोजिशन एडवर्ब का काम कर रही है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है। और आप कह सकते हो कि व्हेन द बेल विल रिंग बेसिकली समय बता रहा है कार्य कब होगा। यानी प्रेपोजिशन चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो, एडवर्ब फॉर्म में हो, हर बार ये बेसिकली वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई और आई गेस व्हेन ऐसा बातें करती है। अब यहां पर एक छोटा सा एक और टर्न है। ऐसा नहीं है कि प्रेपोजिशंस केवल वेयर और व्हेन बताती है, आप ये जानते हो। प्रेपोजिशन केवल टाइम और प्लेस नहीं बताती। Not all prepositions tell us where or when things are, यानी सारी की सारी प्रीपोजिशंस समय और स्थान ही नहीं बताती। प्रेपोजिशंस हैव अदर रोल्स टू, प्रेपोजिशन का अन्य रोल भी होता है, अन्य जिम्मेदारियां भी है, अन्य डायमेंशंस भी हैं जो प्रेपोजिशन बताती है, जिनमें से कुछ आप जानते हो। जैसे ये प्रेपोजिशंस आपको पोजीशंस बता सकती हैं, ये प्रेपोजिशंस आपको पर्पस बता सकती हैं। तो गाइस इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशंस दैट टेल अस वेयर। जैसे हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशन दैट टेल्स अस वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब यहां पर थोड़ा ये डिफरेंट है, ध्यान से देखें। कह रहा है द बॉय बिहाइंड द बुश। यहां पर ये जो बिहाइंड है ये प्रेपोजिशन है, द बुश उसका ऑब्जेक्ट है, किसका? प्रेपोजिशन का। और ये दोनों मिलकर जो फ्रेज बना रहे हैं, दरअसल ये बता रहा है वेयर द बॉय इज इन रिलेशन टू द बुश। यस और नो, कि बॉय और बुश का आपस में रिलेशन कैसा है। तो आप कह सकते हो जो बॉय है वो बुश के बिहाइंड है, यानी इसमें बॉय बुश के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा है, छुपी हुई स्थिति उसकी दिखाई दे रही है। ये है इन दोनों के बीच का संबंध। अ माउस अंडर द स्टेयर, यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो अंडर प्रेपोजिशन है, द स्टेयर नाउन हो गया। इन दोनों को हम फ्रेज कह देंगे। और ये क्या कर रहे हैं? ये उस माउस का स्टेयर से रिलेशन बता रहे हैं कि वेयर अ माउस इज इन रिलेशन टू द स्टेयर्स, कि भाई माउस का सीढ़ी से क्या रिलेशन है? माउस सीढ़ी के अंडर है, ये रिलेशन है। तो गाइज इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है, अ गुड वे टू थिंक अबाउट प्रेपोजिशंस। अगर आप प्रेपोजिशन के बारे में सोचना चाहते हैं, इसे आप समझना चाहते हैं, आप इसे रटने की बजाय इंटेलेक्चुअल में
डालना चाहते हैं, आप सूझबूझ से इसको सीखना चाहते हैं, आप इस चित्र को ध्यान से देखें। यहां पर एक माउस है और एक बॉक्स है। दो चीज के बीच में रिलेशन बताएगी कौन? प्रेपोजिशन। प्रैक्टिकली सीखोगे ना तो आपको समझ आएगा। अभी तक आपने प्रेपोजिशन को किताबों में सीखा है, अब आते हैं प्रेपोजिशन को व्यवहार में सीखने के लिए। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक नाउन है, एक अदर वर्ड है। हमको उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली प्रेपोजिशन का। सो गाइस, चूंकि ये जो माउस है ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कहीं पर भी घूम सकता है, आ जा सकता है। आप जानते हैं माउस पीछे हो सकता है, नीचे हो सकता है, अंदर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बगल में हो सकता है। ये सारी वो रिलेशंस हैं, पॉसिबल रिलेशंस जो माउस क्रिएट कर सकता है। तो गाइस, आप सभी इसी बेसिस पर अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। माउस ने तो शिवजी और पार्वती जी का चक्कर काट के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर लर्निंग प्रेपोजिशंस. When you are learning about prepositions, it might be useful to think about prepositions as anywhere a mouse could go. आप मुझे बताओ ये माउस और कहां कहां जा सकता है? अगर आप थोड़ा भी सोच समझ के बोलोगे तो आप एक दो ऑप्शंस और क्रिएट कर पाओगे जो मैंने बोला है उसके अलावा। तो गाइस, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि भाई जो प्रेपोजिशंस हैं वो बेसिकली रिलेशन बताती है। अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से कि भाई प्रेपोजिशंस शोज रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स बाय एक्सप्रेसिंग देयर लोकेशंस रिलेटिव टू ईच अदर। तो यहां पर अलग रिलेशन है, यहां पर अलग रिलेशन है और यहां पर अलग रिलेशन है। आप ध्यान से देखिए तो यहां पर अलग रिलेशन है, बिसाइड का, बगल का, यहां बिहाइंड का, और यहां आप देख सकते हैं अंडर का भाव उत्पन्न होता है। यस और नो? तो ये अलग अलग भाव, ये अलग अलग रिलेशन ही प्रेपोजिशंस हैं। ये इसको पढ़ने का एक प्रैक्टिकल अंदाज था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए चीजें सरल हुई होंगी। गाइस, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एंड आप सभी जानते हैं द क्लास will extend at least by 30 minutes, so obviously 7:30 तक ये क्लास चलने वाली है। So guys, अगर हम about the word preposition की बात करें कि भाई preposition का जो literal meaning है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या सुझाव देता है preposition के बारे में। So the word preposition means positioned before, याद रखो preposition का मतलब है positioned before। नोट कर लेना, प्रेपोजिशन का अर्थ होता है पोजिशन्ड बिफोर। प्रेपोजिशन का अर्थ होता है पोजिशन्ड बिफोर। अ प्रेपोजिशन सिट्स बिफोर अ वर्ड टू शो दैट वर्ड रिलेशन टू अनदर वर्ड नियर बाय वर्ड। यस और नो? अब कुछ एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। अ बोन फॉर द डॉग, यहां पे फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। कुछ बच्चे यहां पर पूछते हैं कि सर आपको अगर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज दोनों का अगर ऑप्शन दे दिया तो क्या करें? अरे मेरे नादान परिंदों, अगर केवल फॉर के नीचे अंडरलाइन है और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो प्रेपोजिशन कह दो। फॉर द डॉग के नीचे अंडरलाइन है और अब पूछे कि फॉर द डॉग क्या है, अब तो प्रेपोजिशन नहीं कह सकते क्योंकि ये नाउन है, मॉडिफायर है, प्लस प्रेपोजिशन है। अब इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। अ बोन फॉर द डॉग, अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर सिट्स बिफोर द डॉग। फॉर को आपने डॉग के पहले लिखा है, यानी ये पोजिशन्ड बिफोर है, पहले आता है। और ये रिलेशन दिखा रहा है कि बोन, ये जो हड्डी है, ये किसके लिए आई है?
हड्डी का इस्तेमाल कौन करेगा, कौन चबाएगा हड्डी, और ये रिलेशन कौन बता रही है, प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन फॉर यहां पर डॉग और बोन के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक्सेप्ट यहां पर प्रेपोजिशन है, इसके अगर पोजीशन की बात करो तो ये ठीक एक नाउन के पहले आई है, टीचर, यानी द टीचर प्लस एक्सेप्ट एक फ्रेज बन गया। ये फ्रेज एवरीवन को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, और एक्सेप्ट टीचर की एवरीवन से क्या कर रही है, रिलेशन बता रही है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन बेसिकली अपने बाद आने वाले नाउन को रिलेशन दिखाती है सेंटेंस के अन्य शब्द से, या उल्टा कह लें प्रेपोजिशन हमेशा उस शब्द के पहले लगती है जिसका रिलेशन वो अन्य शब्द से जोड़ना चाहती है। अब गाइस कुछ कॉमन प्रेपोजिशन जिनके बारे में हमने अभी बात की उसको और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहली एक कॉमन प्रेपोजिशन है अबव। अबव आप समझ पा रहे होंगे अब शायद थोड़ा थोड़ा, पहले बताता तो ये केवल वर्ड बन के रह जाता। नाउ आई गेस यू कैन इजीली इमेजिन द मीनिंग ऑफ अबव एज ई पोजिशन, दैट कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम किसी के अबव बता रहे हैं। इसी प्रकार से अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, inside, in, into, like, near, of, on, since, within, with, upon, up, until, under, through और towards, ये सभी कॉमन प्रेपोजिशंस हैं। आपको इंश्योर करना होगा कि ये सभी कम से कम आपको जरूर आ जाए। यही हमारा आगे का ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को प्रेपोजिशंस की सटीक जानकारी के साथ इन सभी प्रेपोजिशन का यूसेज सबसे पहले आए, बिकॉज इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। अब गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग वेयर एंड व्हेन आर टू की रोल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, बट दे हैव अदर रोल्स टू, एज यू ऑल नो। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप यहां पर देखें तो ये व्हेन और वेयर के अलावा अन्य बातें भी बताती हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, अब यहां पर हम क्या बातें कर रहे हैं, यहां पर हम सीख रहे हैं कि प्रेपोजिशन समय और स्थान के अलावा अन्य और बातें क्या क्या बताती हैं और कैसे बताती हैं, उन्हें कैसे समझेंगे। तो आओ देखो, अब हम जानेंगे अन्य बातें प्रेपोजिशन कैसे बताती है। अगर हम यहां पर देखें तो ऑफ यहां पे प्रेपोजिशन है, और आपने इस प्रेपोजिशन को कहां पोजीशन किया है, बिफोर पीपल, यानी ये पीपल के पोजीशन बिफोर है, पीपल के पहले लिखी गई है, और ऑफ द पीपल बन गया फ्रेज। अब ये ऑफ द पीपल दरअसल क्या कर रहा है, ये एक संबंध या पोजीशन जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यस और नो। और किससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, विशेष से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम कह सकते हैं यहां ऑफ द पीपल एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो विशेष के बारे में बता रहा है कि ये विशेष किसकी हैं, पोजीशन बता रहे हैं ये विशेष किसकी हैं, ऑफ द पीपल। तो आप हु का आंसर देते हो प्रेपोजिशन के इस्तेमाल से, ना केवल वेयर, ना केवल व्हेन, बल्कि हु, द पीपल, हुज विशेष, पीपल्स विशेष, आप हु का आंसर भी प्रेपोजिशन के द्वारा देते हैं। इट इज अ डिवाइस फॉर ओपनिंग जार, फॉर यहां पे क्या है, प्रेपोजिशन है। अब गाइज जार क्या है, यहां पर बेसिकली आप देख सकते हो कि एक नाउन है,
नियर बाय वर्ड क्या है, ओपनिंग। तो आप कह सकते हो कि फॉर यहां पे पर्पस बता रही है, फॉर यहां पे पर्पस बता रही है, जार को ओपन करने का पर्पस, है ना। तो ये एक प्रकार से एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि एक्शन का आप डिटेलिंग कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। यहां पर मैंने एक ही नाउन द विजार्ड का अलग अलग प्रेपोजिशन से इस्तेमाल करके एक सिचुएशन सी क्रिएट करने की कोशिश की है। आप अगर इन चीजों को ध्यान से देखो तो आपको एक बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन समझ आएगा। कह रहे हैं कि इन दिस एग्जाम्पल बिलो ईच प्रेपोजिशन सिट्स बिफोर द नाउन विजार्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द विजार्ड एंड द बुक। यहां पर भी देखो सेम है बुक, और यहां भी सेम है द विजार्ड। अब इनके अर्थ कैसे बदल रहे हैं, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया, आप बस ये ऑब्जर्व करो कि इनके अर्थ कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे इस मीनिंग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे they can get the very clear idea what the preposition is, why we use preposition, and what impact it involves when we use different type of prepositions। तो मीनिंग बदल रही है। when we say the book about the wizard, it shows the idea of possessions, the idea, I mean, about which the book tells us, the wizards. The book by the wizard means the agent, the writer is the wizard. Yes or no? The book near the wizard, the book behind the wizard, the book under the wizard, ये सभी बेसिकली प्रेपोजिशन के चेंज होने से अपने मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। यानी प्रेपोजिशन प्लस द विजार्ड, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस की मीनिंग को। एंड दिस इज द मेजर रोल दैट प्रेपोजिशन प्लेज इन अ स्टेटमेंट, इन अ सेंटेंस। गाइस, I know that the type of content, the type of knowledge that I give to you is not available on the books. You can easily understand, and it might get little bit difficult for you to understand for a moment, as this is the first class of your, I would say, content or major content part. I definitely want to know the situation right now. If you are well versed with the concepts, if you are well versed all the ideologies that I just spoke about, do let me know in the chat box। क्या आपको अभी तक बताई गई सभी बातें समझ आई, और आपको चीजें कैसे समझ आ रही है? एक बार मुझे ब्रीफ में बता दो कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा। क्या आपको आज कुछ नया सीखने को मिला? जो बातें मैंने बताई, क्या वो आई ओपनिंग थी? आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताओ। So guys, let's move forward. I hope and expect you got all the basic knowledge that I just told here about. Now, here are some more examples that will give you a better idea about what actually preposition is. And I guess the more we talk about these very examples, it may
create the greater impact on your learning and will give you the clear idea कि preposition आखिर क्या होती है. Okay. Okay, guys. So, guys, the question, the statement, the example here is, it is the container for butter. Now, if you look at the preposition यहां पर है for. Noun जिसके पहले preposition लिखे गई वो है butter. फ्रेज बन गया for butter. अब ये फ्रेज for butter कर क्या रहा है? बेसिकली ये रिलेशनशिप बता रहा है कंटेनर के साथ. ये बता रहा है कंटेनर क्यों लाया गया है, कंटेनर का काम क्या है. कंटेनर बटर के लिए आया है, कंटेनर बटर से बिलोंग करता है, ये कंटेनर बटर के लिए है, बटर रखना है इसमें. इस प्रकार का रिलेशन हम फॉर से दिखा रहे हैं. फॉर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बटर एंड अ कंटेनर. फॉर शोज द रिलेशनशिप ऑफ बटर एंड कंटेनर. एक और एग्जाम्पल है, द ईगल सोर्ड अबव द क्लाउड्स. अब यहां पे अबव को जरा ध्यान से देखो. अबव यहां पर क्लाउड्स को बेसिकली ईगल से जोड़ने का प्रयास कर रहा है. आप पोजीशन बता रहे हो ईगल की कि वो क्लाउड नहीं, क्लाउड के भी अबव है. So this is how you are showing, I mean the preposition above is showing the relationship between clouds and the eagle. मुझे उम्मीद है कि मैं अभी तक अपनी बात पर स्थिर हूं और आपको एक सिंगल इजी सेम पैटर्न पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं. अगर मैं आप में से 10% बच्चों को भी सिखा पाया ना तो मेरा पढ़ाना, मेरी ये मेहनत सफल है बेटा. He is the president of the United States. यहां पर आप देखो तो of क्या है, preposition है. Noun क्या है, the United States. अब the क्या है, modifier. ये तीनों क्या बन गए, phrase बन गए. ये क्या कर रहे हैं, ये president को basically modify कर रहे हैं. president के बारे में और जानकारी दे रहा है. कौन, preposition of. क्या कर रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है द यूएस यानी द यूनाइटेड स्टेट्स की विथ द प्रेसिडेंट. सभी को क्लियर है? इस प्रकार प्रेपोजिशन आपके वाक्य में इस्तेमाल की जाती है. अब गाइस कुछ लाइफ या रियल लाइफ से जुड़े उदाहरण लेकर आपको प्रेपोजिशन का और अच्छा कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छा आइडिया देता हूं, क्योंकि आज की क्लास प्रेपोजिशन बेसिक पर आधारित है. जितना बेसिक मजबूत बन जाएगा आगे चल के आपको उतना ही ज्यादा सटीक समझ आएगा. सो गाइस ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं कि आई कुक विद वाइन, समटाइम्स आई इवन ऐड इट टू फूड. यहां पर आप देखो विद एक प्रेपोजिशन है और टू भी एक प्रेपोजिशन है. विद जो है वो एक रिलेशनशिप शो कर रही है किसकी, बेसिकली वाइन की. किससे, कुक से. यस और नो. अगर मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज बना दूं विद वाइन का तो बेसिकली ये बता रहा है कि मैं कुक कैसे करता हूं, कुक करने का तरीका, कुक करने का ढंग, कुक करने का मैनर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं शराब के साथ पकाता हूं. आई इवन एड इट टू फूड, यानी कि मैं इसे खाने में ऐड भी करता हूं. ये जो टू है ये क्या कर रही है, ये बेसिकली फूड को ऐड करने से जोड़ना चाहती है. यानी ये बताती है कि मैं वाइन को ऐड करता हूं फूड में. यस और नो. दिस इज हाउ यू आर शोइंग द रिलेशनशिप. बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन इज अ वुमेन रोलिंग हर आईज. एक एक्टर है जिम कैरी, बहुत फेमस कॉमेडियन है. उन्होंने ऐसे सेंटेंस लिखे हुए हैं,
बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन इज अ वुमन रोलिंग हर आईज। तो गाइज यहां पर आप देखो तो हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो बिहाइंड है, और सेंटेंस थोड़ा सा आप देखोगे ना डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। बिहाइंड जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है एवरी ग्रेट मैन का। ये याद रखो, प्रेपोजिशन कहीं भी आए एक नाउन के पहले आएगी, क्योंकि ये पोजिशन्ड बिफोर होती है। नाउन क्या है? मैन। ग्रेट उसका मॉडिफायर एडजेक्टिव है, एवरी उसका मॉडिफायर एडवर्ब है, और आप कह सकते हो कि ये तीनों मिलकर के, चारों मिलकर के बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन एक फ्रेज बन गया। और ये फ्रेज बेसिकली वुमन को एक्सप्लेन कर रहा है। यस और नो? ये फ्रेज वुमन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई करना चाह रहा है। यानी आप बिहाइंड को एवरी ग्रेट मैन से वुमन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यानी आप कह सकते हो कि बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन, आखिर कौन है बिहाइंड? वुमन इज बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन। वुमन इज बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन। आप ये बात कहने का प्रयास कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अभी तक के एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा प्रेपोजिशन और ज्यादा सटीक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। सो गाइस, अगले एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। अगले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। चलो, थैंक यू। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्टूपिडिटी एंड जीनियस इज दैट जीनियस हैज इट्स लिमिट। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज जो प्रेपोजिशन है वो है बिटवीन, और ये बिटवीन जो है वो स्टूपिडिटी के पहले लिखी गई है। यानी आप स्टूपिडिटी का संबंध बताना चाहते हैं किससे? जीनियस से। आप स्टूपिडिटी का संबंध जीनियस से बताना चाह रहे हैं। सभी को क्लियर है? इफ यू हैवंट गॉट एनीथिंग नाइस टू से अबाउट एनीबॉडी, कम सिट नेक्स्ट टू मी। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो अबाउट एक प्रेपोजिशन के तौर पे आप देख पा रहे होंगे, और यहां पे अबाउट जो है वो एनीबॉडी का संबंध बता रही है। क्षमा करना, ये जो अबाउट है एनीबॉडी के पहले लिखी हुई है ना, तो एनीबॉडी का जिसके पहले लिखी रहती है उसका संबंध बताती है। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन एनीबॉडी का संबंध बता रही है, और किससे बता रही है? टू से, क्योंकि आप किसके बारे में कह रहे हैं? ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग, ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, यू आर सेइंग अबाउट एनीबॉडी। सो यहां पे आई मीन हु का भाव निकल रहा है। यस और नो? इसी तरीके से गाइज आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लॉजिक। एक और एग्जाम्पल है, टू भी यहां पे प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल है। ये मी के साथ संबंध बता रहा है किसका? ऑब्वियसली सिट का। तो यहां पर भी आप बता रहे हैं कि बैठो कहां? मेरे नेक्स्ट टू बैठो। गाइज ये सारी बातें यहां पर पॉज हुई। मैंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन के बारे में बताया, लेकिन अगर आपको मैं आज की क्लास की शुरुआती हिस्से में ले चलूं, एकदम शुरुआती हिस्से में ले चलूं, जहां पर मैंने आपको एकदम बेसिक सी बात सिखाई थी, एकदम पहले वाले पार्ट पर अगर ले चलूं, तो गाइज आपको एक छोटी सी बात याद होगी। ये बात, क्या बात? कि भाई ये जो प्रेपोजिशन होती है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के साथ मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती है। और हर बार मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर भी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ टर्म प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर भी
बिहाइंड के बाद लिखा हुआ टर्म इस बिहाइंड के लिए ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी ऑन के बाद लिखा हुआ टर्म ऑन के लिए ऑब्जेक्ट है। यानी प्रीपोजिशन बिलो के बाद होरिजोन प्रीपोजिशन बिलो का ऑब्जेक्ट है। यानी प्रेपोजिशन पढ़ते पढ़ते एक टर्म और सामने आया, दैट वाज ऑब्जेक्ट। और एक ऑब्जेक्ट को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेपोजिशन को समझना। आज प्रेपोजिशन पर पॉज कर रहा हूं। अगली कक्षा में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और समस्त ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इस क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। आज के सेशन को प्रीपोजिशन के डिस्कशन पे क्लोज कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट से शुरुआत करूंगा पार्ट 2 में। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आप मुझे अब अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे सेशन का कोई हिस्सा अपने YouTube चैनल, अपने इंस्टाग्राम पे आप इसे लैपटॉप में प्ले करते हुए कोई वीडियो बना लो, या अपने मुंह से 2 शब्द आप मेरे लिए कह सकते हैं और अपने अपने सोशल मीडिया में जरूर डाल दें, मुझे भी मेंशन कर दें। नितिन मिश्रा VNS मैं इंस्टाग्राम हैंडल है और व्हाट्सएप पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत खुशी होती है बताते हुए कि एक बच्चा है हमारे पास जिसने फैन पेज बनाया है। आप उस फैन पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी वीडियोस को आप वहां पर पुश कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप सभी को सेशन समझ आया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की सेशन को सरल बनाने की, कॉन्सेप्ट को सरल बनाने की। चीजें सिखाना भी जरूरी है। अगर मैं आपको ना सिखाऊं ये अलग बात है, मैं एक एक चीज सिखाना चाहता हूं एंड दैट इज व्हाई मैंने आज एक छोटा सा प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप इसे सराहेंगे और मुझे मोटिवेटेड रखेंगे। गाइज, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी मुझे दें, आप अपना विश्वास मुझे दें और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं आप सभी के साथ। मैं कल की क्लास में कह नहीं पाया, आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं आपको समझता हूं, आपकी आवश्यकता समझता हूं और उसी प्रकार आपको कंटेंट डिलीवर करता हूं। अगर आपको मेरे कोई भी प्रश्न का आपके प्रश्न का मुझसे जवाब चाहिए तो आप मुझे लिखना ना भूलें इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा VNS पे या व्हाट्सएप पे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अपना प्यार देते रहें, लोगों को मेरे सेशंस और टीचिंग टेक्निक के बारे में बताते रहें। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी। डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज Nitin Mishra and I will see you all in the next class. Thank you so much guys. Jai Hind. Take care. Bye bye.